नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। इन फोकस में हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार टॉक। ये नाम सुनकर आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि हम इस प्रोग्राम में जिनके बारे में बात करेंगे वो स्टार्स हैं, सितारे हैं। मगर ये सितारे फिल्मी सितारे नहीं हैं, रियल लाइफ के सितारे नहीं हैं, ये रियल लाइफ के स्टार्स हैं। स्टार टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये जो हमारे सितारे हैं, इनकी जो कहानियां हैं, ये कहानी हर किसी के ज़िंदगी से शायद जुड़ी हुई हो। तो आज के हमारे जो स्टार है इस स्टार टॉक शो के, वो है विट्ठल नमंधर जी। विट्ठल नमंधर जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए। नमस्कार। शो में आप आए और शो आपके थ्रू काफ़ी हमारे, ये पहला शो है सर हमारा स्टार टॉक का और आप हमारे पहले स्टार हैं। थैंक यू। तो इस शो से हम जनता के पास ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से आपका सफ़र रहा, किस तरह से आपने शुरुआत की, संघर्ष किए, परिश्रम किए और इस आज सफलता की मुकाम पे आप हो। मगर इससे पहले मैं आपको विट्ठल जी के बारे में कुछ कहूँ। विट्ठल नमंधर जी बाय प्रोफेशन, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पिछले 20 साल से वो इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। विट्ठल नमंधर जी भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के जिला सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक कृष्णा फाउंडेशन के नाम से उनका संस्था है जिन्होंने इस कोविड काल के समय काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद की है। महेश्वरी समाज से जुड़े हुए हैं। महेश्वरी भवन जो मीरा भाईंदर में है, महेश्वरी भवन के ट्रस्टी भी है। तो विट्ठल जी, इन सारे बातों के बारे में बात करने से पहले हम एक ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपका नाम विट्ठल है, तो महाराष्ट्र में विट्ठल एक कृष्ण भगवान के जो सारे अवतार है उसमें से एक अवतार विट्ठल जी है। तो ये आपका जो नाम रखा गया है, इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है? कुशल जी, ऐसा है कि मेरी माता जी है, वो कृष्ण भगवान की बड़ी अनन्य भक्त है और शुरू से ही वो उसको बहुत मानते हैं। हम पूरे परिवार वाले कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे नाम रखने की बारी आई थी, तो माता जी ने यही कहा इसका नाम तो मैं विट्ठल रखूँगी। तो उस टाइम पे भी यही बोला गया था, भाई ये तो एकदम अलग नाम है, ऐसा नाम होता नहीं है। बट बोले नहीं, ये कृष्ण का रूप का नाम है और मैं तो इसका नाम विट्ठल ही रखूँगी। तो इस तरह से फिर मेरा नाम विट्ठल रखा गया। तो बचपन में जैसे कृष्ण भगवान जी भी शरारत वगैरह बहुत करते थे, तो आप भी ऐसे कुछ थे शरारती? मम्मी कहती है मैं करता था। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? कुशल जी, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक 20 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टाउन है जिसका नाम मारवाड़ मुंडवा है। मेरा बर्थ प्लेस भी वही है, मेरा जन्म स्थान वही है, वहीं से मेरा स्कूलिंग हुई, मेरा पूरा बचपन गुजरा, मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ। उसके बाद में 1997 में ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं मुंबई आ गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे सीए की पढ़ाई चालू करी। तो मेरा जो 20-21 साल की जो जर्नी थी इनिशियली, वो पूरी मारवाड़ मुंडवा में थी और बहुत प्यारा टाउन है। हमारे वहाँ पे जो भी जितने भी हमारे आपके से धन्ना सेठ थे, वो सारे मुंबई से कनेक्टेड थे। तो वो उस टाइम पे हमारा जो छोटा सा टाउन है बड़ा एडवांस हुआ करता था। उस टाइम पे वहाँ पे रेलवे लाइन थी, टेलीफोन्स लाइन थे, पक्की सड़कें थी। जब वहाँ पे मतलब पक्की सड़कें होना एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे उस टाइम में पक्की सड़कें थी और वहाँ का माहौल बड़ा एडवांस टाउन था वो। तो बहुत ही प्यारा सुंदर टाउन था। मेरा पूरा बचपन वहीं पे गुजरा हुआ है। अच्छा सर, पढ़ाई जब हो गई, आप ग्रेजुएशन हुए, आप यहाँ पर आए, तो जो आपका प्रोफेशन अब है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या होता है कि जनरली एक आम परिवार में ये होता है कि बच्चे पढ़े लिखे, अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए और एक अच्छी नौकरी करे, उसमें अपने माता पिता परिवार खुश होते हैं। क्योंकि सीए एक काफ़ी टफ जो भी सब्जेक्ट्स है वो होता है। तो आपने कुछ सोचा था कि मुझे मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है या बाय डिफ़ॉल्ट आप उस फील्ड को चूज़ कर लिए? नहीं, मेरी फैमिली है, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरे सारे भाई ग्रेजुएट्स हैं और जब मेरी बारी आई थी तो मैंने जैसे 12th क्लियर किया तब माइंड में एक चीज़ थी कि नहीं, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, सीए तो मुझे बनना ही बनना है। वो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे सीए बनना है। और मेरे माताजी पिताजी क्या करते थे कि भाई आगे पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। मतलब हमारे एक महाराष्ट्र में कहा था कि भाई पढ़ के 4 आंखें हो गए, मतलब जो पढ़ाई लिखाई करता है उसकी 4 आंखें हो जाती है। तो वो शुरू से ही था कि नहीं, आगे जाके पढ़ाई तो करनी है। तो वो तो मेरा 12वीं के बाद ही माइंड मेडअप था, सेटअप था कि मुझे आगे जाके सीए ही बनना है।
सीए बनना है या आपने तो माइंड बना लिया, बट सीए बनना बहुत इजी टास्क नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक देखा गया है कि बहुत ऐसे होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, रेयर ऑफ रेयर केसेस होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग निकल के सीए के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो आपके मामले में क्या था? तो सीए की जर्नी मेरे लिए भी टफ थी, इजी नहीं था। मैं वहाँ मोंडवा से ग्रेजुएशन करके आया था, वो पूरा हिंदी मीडियम की पढ़ाई करके आया था, और यहाँ पे मुझे पूरा सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना था। तो थोड़ा इनिशियली 2-3 महीने इश्यूज़ हुए लैंग्वेज ग्रेप करने के लिए, थोड़े इश्यूज़ हुए, लेकिन बाद में वो फ्लो में सेट हो गया। मेरा इंटर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। फाइनल में मैं फ्रेंकली बताता हूँ 2-3 बार फेल हुआ, उसके बाद में सही क्लियर हो गया। तो जर्नी काफ़ी टफ रही, इतना इजी नहीं था। और उस टाइम पे मोंडवा में बहुत कम लोग सीए हुए थे, जब हम कर रहे थे बहुत कम लोग सीए करते थे। मतलब इतना वो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था। ग्रेजुएशन तक कर लिए मतलब बहुत है। उस टाइम की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन की थी सफिशिएंट हुआ करती थी, बट आज की तारीख में अब वहाँ पे भी काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं। जिस टाइम हमने सीए किया था काफ़ी कम लोग सीए करते थे, तो थोड़ा जर्नी टफ था। इंटर तो क्लियर हो गया, बट फाइनल में 2-3 अटेम्प्ट लगे मुझे भी क्लियर होने में, 2-3 बार मैं भी फेल हुआ। उस समय ऐसे कुछ आपको डिमोरलाइज हुआ है कि नहीं भाई ये तो अब मेरे बस की बात नहीं है, या फिर आपने मन बना लिया था कि नहीं जो भी हो जाए, जितने भी अटेम्प्ट हो जाए, बस मुझे करना यही है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो डिमोरलाइज होता है, जिसमें पेशेंस लेवल नहीं है, उसको सीए करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये आपको मान के चलो बहुत रेयर टू रेयर होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। सीए का मतलब होता है भाई आपको 2-3 अटेम्प्ट लग सकते हैं। सीए का मतलब यही है कि वो एक पूरा आपका वो करिकुलम निकलने के बाद एक खरा सुना के निकलता है। वो हर तरफ से पेशेंसफुल होता है, उसकी फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है, और वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। उसको पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का, टैक्सेशन सिस्टम का, इकोनॉमी का, फाइनेंशियल वर्ल्ड का पूरा उसको नॉलेज हो जाता है सीए करने के बाद में। तो जिसमें इम्पेशेंस है, जो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सीए पढ़ता है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर खाली एग्ज़ाम क्लियर करके आगे आके वो समाज में, सोसाइटी में या देश में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो उन लोगों को मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि जिसमें इम्पेशेंस है या जो डिप्रेशन में चले जाते हैं 1-2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद में, उनके लिए लाइन बराबर है। तो सर आपने सीए का एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका सफ़र क्या रहा? मतलब आप कहीं ज्वाइन किए किसी सीए फर्म में, या कैसे आपका प्रैक्टिस? हाँ, जब मेरी सीए फाइनल क्लियर हुई उस टाइम मैं एक सीए फर्म में काम कर रहा था। वो जब मैं सीए क्लियर हो गया तो वहाँ से फिर मैंने मूव ऑन करके एक आनंद राठी शेयर ब्रोकर्स से ये शेयर ब्रोकिंग की ब्रोकिंग फर्म है। हाँ, मैंने करीबन 1-1.25 साल काम किया। उसके बाद 3 साल मैंने NSDL है जो सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, उसमें मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद मैंने 4 साल IDB ट्रस्टी है, एक IDB बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे काम करते करते आइडिया आया कि ये काम मैं खुद ही क्यों नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी वहाँ क्लाइंटों से अच्छे रिलेशनशिप बनाए, काफ़ी वहाँ मेरा बेस मैंने डेवलप कर लिया। उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया कि भाई ठीक है, मैं खुद मेरा काम क्यों नहीं कर सकता इस लेवल का, जब मेरे पास इतनी नेटवर्किंग वगैरह हो गई है। तो उसके बाद में हमने 2015 में हमने हमारी खुद की कंपनी डालने की सोची। तो हमारे एक पार्टनर है मिस्टर प्रताप सिंह नथानी जी, हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले और हमने दोनों ने मिलकर तय किया कि हम ये बिज़नेस चालू करते हैं। तो 2015 में हमने कंपनी चालू करी और आज 7 साल हो गए। जब हमने चालू करी कंपनी तो हम लोग 5 लोगों ने मिलकर, 5 लोग थे, मैं और प्रताप सिंह नथानी जो मेरे पार्टनर है, मेन पार्टनर है, हम 2 मेन थे। उसके बाद 2-3 लोग हमारे साथ और काम करते थे। तो 5 लोगों के स्टाफ से आपने शुरुआत की? हमने कंपनी चालू करी और 2 करोड़ का कैपिटल डाला था। ओके। आज वो कैपिटल हो गया 10 करोड़ का और कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है, आप ये समझो कि 50 से 60 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है। 50 से 60 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है। valuation हो गई और जो हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मेंटेन करते हैं, या आप उनको बोल सकते हो कि ये 6 सालों में हमने जितने ट्रांजैक्शन वैल्यू किए हैं उनकी वैल्यू है 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की वैल्यू के ट्रांजैक्शन हमने ये 6 सालों में एग्जीक्यूट कर लिए। नाउ वी आर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द मार्केट। आप महेश्वरी समाज में काफ़ी एक्टिव हो। महेश्वरी भवन जो मीरा भाईंदर का है, वहाँ पे आप ट्रस्टी मेंबर हो। तो यहाँ से इतने बिजी लाइफ से समय निकाल कर आप यहाँ पे भी एक्टिव हो, किस तरह का आपका यहाँ पे रोल है, किस तरह से आप इससे जुड़े हो? कुशल जी, ऐसा मानना है कि समाज से आप हो, आपसे समाज नहीं है। ये तो एक परफेक्ट चीज़ है कि भाई, तो कहीं ना कहीं हम समाज से, ऐसा नहीं मैं जुड़ा हुआ नहीं था, समाज से जुड़ा हुआ ही था, बट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था। सारे अच्छे से मैनेज हो रहे थे, संभाल रहे थे। तो हमारे क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरह के वो एक ट्रस्टी बोर्ड के एक फर्स्ट टाइम इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, एक इलेक्शन होना है। तो हमारे मित्रों ने बोला भाई चलो हम भी ट्राई मार लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो बोला ठीक है। तो बोला तुम खड़े हो जाओ, हम चुनाव में लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे।
तो सबके कहने पे हम खड़े हो गए चुनाव में, और चुनाव हुआ, चुनाव में हम जीत गए, फर्स्ट नंबर पे आके चुनाव जीत गए। और समाज के सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बीइंग ए यंग जनरेशन पर्सन, सब ने मेरी अप्रोच को बहुत पसंद किया, सबको मेरा एटीट्यूड अच्छा लगा, काम करने के तरीके ठीक लगे। तो सब ने मुझे बोला कि नहीं, यंग क्राउड तो नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जिता के समाज में भेजा। हमारी बारी थी कि भाई जिन्होंने हमें उम्मीदों के साथ जगह भेजा हम उनको डिलीवर करें। तो उसके बाद मैं एक्टिवली कंटिन्यूसली समाज में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी समाज में होती है, मैं फुल तन मन और धन तीनों से समाज के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो इस तरह मेरी ये जर्नी वहाँ से चालू हुई। सर, आपका एक कृष्णा फाउंडेशन संस्था भी है, उसमें भी हमने देखा है कि पिछले जो कोविड काल के समय था उस समय काफ़ी तरह से ज़रूरतमंदों के लिए आपने आगे हाथ बढ़ाया, काफ़ी मदद किए। अस्पतालों में भी जो पेशेंट्स थे वहाँ पर भी आपने जाके उनकी मदद की, जो भी तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से किए। तो इस आपके कृष्णा फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो कृष्णा फाउंडेशन को हमने 2019 में इस्टेब्लिश किया। हमारे 4-5 मित्र थे, बोले यार कुछ हम ऐसा करते हैं कि लोगों की मदद करी जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसके लिए फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाते हैं। पहले हम इस कार्य में तो लगे हुए थे, ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं थे, मैं शुरू से ही हम करते थे। जो भी मदद बन पड़ती थी, किसी को भी छोटा मोटा मदद, हम डायरेक्ट हमारे अकाउंट से चेक दे देते थे या उसकी जो भी हेल्प बनती थी हम कर देते थे। तो सबने बोला इसको फॉर्मलाइज वे में करते हैं, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लेके करते हैं तो मज़ा आएगा काम करने का। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। तो हमने एक कृष्णा फाउंडेशन बनाया, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ, मेरी पत्नी कोमल नावंदर है, वो ट्रस्टी है, वो पूरा ऑपरेशन वगैरह इसका देखती है। मेरे बिजनेस पार्टनर प्रताप सिंह नथानी है जो मेरे बिकन में पार्टनर है। तो इस तरह से जो भी डोनेशन है हम लोगों की मदद करते रहते हैं। तो फाउंडेशन जब इस्टाब्लिश हुआ, हमें चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन मिला, तो हमने काम करना चालू किया। जब हमने फाउंडेशन चालू किया तो हमने पहले छोटी छोटी एक्टिविटी में काफ़ी करी, जो बड़ी एक्टिविटी सबसे पहले करी थी कि सेकेंड वेव में कोविड सेंटर में सारे के सारे हमने करीबन 2200-2300 पैकेट और जूस के बंटवाए थे। और इसमें हमारे साथ में जो MBMC के कमिश्नर दिलीप ढोले साहब, वो पर्सनली प्रेजेंट हुए थे और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट को। उसके बाद उस एक्टिविटी पे काफ़ी लोगों ने काम किया, काफ़ी फाउंडेशन उसके आगे। लेकिन आई थिंक सेकेंड वेव में सबसे पहले ये काम हमने चालू किया था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई बच्चों के लिए भी एक वेव आ सकती है। तो MBMC ने यहाँ पे पंडित भीमसेन और टेम्बो हॉस्पिटल में एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाया। तो वहाँ पे बोले एक बच्चे आएंगे तो उनको कुछ गर्म पानी की व्यवस्था लगेगी। तो हमने वहाँ पे करीबन 125 गर्म पानी के थर्मस भी ढोले साहब को जाके दिए, उन्होंने हमने वहाँ रख पाए थे, ढोल के बच्चों के लिए काम लग जावे। उसके बाद काफ़ी पत्रकारों के लिए भी हमने काम किए। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी लोगों के घर में सामग्री भिजवाई। किसी का छोटा मोटा फीस भरना है, किसी का मेडिकल का छोटा मोटा कुछ करना है, वो हमने किया। कोई NGO आया, किसी को छोटा मोटा डोनेशन देना है, किसी का एक आया कि भाई कैंसर का पेशेंट था, उसको कुछ हेल्प चाहिए थी, वो दिया। इस्कॉन वाले आए, उनको एक चेक दिया। और उसके बाद में हमारे हमने जो प्रोग्राम किए, ये सुबोध विद्यालय के पेंटिंग ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया, नोटबुक वितरण किया, महिलाओं के लिए प्रोग्राम करवाए। तो इस तरह हमने इस फाउंडेशन में काफ़ी प्रोग्राम कर दिए और वो अभी भी चालू है। राजनीति में आने का क्या मुख्य कारण है? राजनीति से आप किस तरह से जुड़े हो? कुशल जी, ऐसा है कि चलो कृष्णा फाउंडेशन है या मैसूर समाज है या मेरी अपनी इंडिविजुअल जो मैं समाज सेवा करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि एक लिमिटेशंस आ जाती है हर चीज़ में जाके, आपको एक लिमिटेड करना पड़ता है। आपको मास लेवल को टच करना है, बड़े लोगों को टच करना है, तो आपके हाथ में सिस्टम चाहिए या आप सिस्टम के पार्ट हो। तो आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है, जो गवर्नमेंट के सामाजिक कल्याण के कार्य आते हैं, महिलाओं के कल्याण के कार्य आते हैं, बच्चों के कल्याण के कार्य आते हैं, या जो पिरामिड के नीचे के लोग हैं उनके जनकल्याण के कार्य आते हैं, तो वो आप सिस्टमेटिक ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज मैं फाउंडेशन में मैं कितना कर पाऊँगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा या 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को टच कर पाऊँगा, बट उसके आगे मेरी लिमिट है। बट आप जब सिस्टम में रहते हो ना, तो आपको पता रहता है भाई इनफ्लो कहाँ है और आपको पुलिस को वापस डिप्लॉय कैसे करना है। वो आपके पास सिस्टम में जब तक आप नहीं रहोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ नहीं लेके आती, सबके अपने सामाजिक कल्याण मंत्रालय हैं, लेकिन तकलीफ होती है उनको चैनलाइज करके राइट लोगों के साथ कैसे पहुँचाया जाए, वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और जब आपको जन कल्याण करना है तो मास लेवल पे करना है तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। बिना सिस्टम से जुड़े आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिमाग में यही सोच रख के हमने मतलब ये सोचा कि चलो ठीक है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। एक इच्छा हुई थी, लेकिन वो इच्छा मतलब ऐसा मतलब आप बोलते हैं ना कि ऐसे इक्वेशन बैठे कि यहाँ भाईंदर के जिलाध्यक्ष पद पे हमारे युवा नेता रवि भाई व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया,
तो उन्होंने हमारे काम वगैरह देखे, प्लस में मैच समाज में मेरी एक्टिविटी देखी, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको तो हमारे साथ काम करना ही करना है, राजनीति में आपको आना ही आना है। तो ठीक है, हमने उनके साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता जो भी है उनके साथ काम करना का धीरे धीरे चालू किया। उनको काम अच्छा लगता गया, तो फिर उन्होंने बोला भाई हम आपको अपनी कोर टीम में लेंगे, आप संगठन में भी काम करिए। तो इस तरह से हमारे राजनीतिक सफ़र चालू हुआ। तो सर जैसे कि अभी आप जिला सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर में, आपका कार्य चल रहा है कंटिन्यू, जिस तरह से आप बहुत करीब माने जाते हैं जिला अध्यक्ष रवि व्यास के। तो अब कुछ महीनों में MBMC म्यूनसिपल जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो क्या विट्ठल नवंदर जी इस इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हुए दिखाई देंगे? कुछ ऐसा है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ सारा काम कार्यकर्ता करते हैं, और ये कार्यकर्ता संगठन से जुड़े रहते हैं और सारा काम संगठन से होता है। और जो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है वो देवेंद्र फडणवीस जी है, और हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारधारा को मानने वाले और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले कार्यकर्ता है। तो हमें संगठन से जैसा आदेश होता है वैसा काम करते हैं। तो अगर आगे इस तरह का कोई संगठन का आदेश होता है तो उस पर ज़रूर विचार करूँगा। तो जस्ट जाते जाते आखिर में ये पूछना चाह कि आपके हॉबीज़, क्योंकि इतने सारे चीज़ों के बीच में आपके हॉबीज़ क्या है, और वो हॉबीज़ आप अभी भी उस चीज़ को टाइम दे पाते हैं कि उस हॉबीज़ के ये कर सकें? हॉबी जैसी चीज़ है कि वो आपके बाय हार्ट रहती है, आप उसे अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी बाय हार्ट रहती है। तो उसमें देखिए, मेरी पहली हॉबी है म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, गाने सुनने का, गाने गुनगुनाने का, वो मुझे बड़ा शौक़ है। मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक़ है, मैं काफ़ी घूम चुका हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे फैमिली को लेके वेकेशन पे घूमने चला जाता हूँ। मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक़ है। मुझे अच्छी चीज़ें जगह, पहाड़ों में, बीचेस पे, डेजर्ट में, ग्राउंड्स में जाना अच्छा लगता है। वहाँ ऐसा लगता है कि जब भी आप थोड़ा माइंड आपका भारी होता है ना, आप किसी झील के किनारे या सागर किनारे या पहाड़ों में चले जाते हैं, आपका क्या है, माइंड शांत हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो मैं जब भी ऐसा लगता है आप काफ़ी काम हो गया, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लेके चले जाते हैं। तो इसमें घूमना फिरना है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, ये आपको काफ़ी स्ट्रेस रिलीव करते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। मुझे एडवेंचरस एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, वो मैं काफ़ी करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कहीं से जंप करना, कोई ऐसे राइड करना जो मतलब बहुत फास्ट चलती हो, या जिसमें बहुत ऑब्स्टेकल आते हो, या जिसमें मतलब बोलते ना एक बार दिल धड़के ज़ोर से। तो मुझे सारी एक्टिविटी करना बड़ा पसंद है। और आप देखा जाए तो मैंने तो सब जगह रिस्क लिया है। चाहे मैंने नया बिज़नेस किया तो रिस्क लिया, पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हो रिस्क ही है। आपको कल को सक्सेस मिले नहीं मिले, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क। बट यस, लाइफ में एवरीवेयर रिस्क इज़ देयर। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेनी है। एक होती है एब्सोल्यूट रिस्क और एक होती है कैलकुलेटेड रिस्क। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं एब्सोल्यूट रिस्क ले लेता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। बट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि भी ठीक है, चीज़ें कैसे भी हो मैं अपने लेवल से सेट कर ही लूँगा उनको। तो चीज़ें फिर मेरे वे में फॉल करती है। सर, आप काफ़ी बात करते हुए सिंगिंग काफ़ी बार आपने कहा है, और इसमें मैं रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इतनी बार अगर सिंगिंग का है तो आप अच्छे ही गाते होंगे। तो अगर आप 2 लाइन गा के सुना सकते हैं कोई आपका जो प्यारा सा गीत हो। मैं आपको ना एक उसका कभी कभी पिक्चर का गाना सुनाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो अमिताभ बच्चन गाता है। वो गाना ऐसा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत अच्छे सर। मतलब ये अभी आपका 5वां एक चीज़ें हैं जो निकल कर बाहर आ रही है, इसमें भी आप अपना आजमा सकते हैं हाथ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आई शुड ट्राई इन सिंगिंग। या दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा ही है। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट विट्ठल नवंदर जी, जिन्होंने आपको अपने बारे में बताया कि किस तरह से एक सोच, एक विचार लेकर जो चले थे कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचना है। काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते वक्त उनको कपल ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट लेना पड़ा, लेकिन वो उस कार्य को कंप्लीट किए, जॉब किए। उसके बाद उन्होंने जब विचार किया कि नहीं अब हमें खुद का करना है, तो एक बड़ा सा फर्म खुद का उन्हें शुरुआत की। तो आई होप इस सारे बातें जो हमारे बीच हुए हैं, जो इन्होंने आपको बताया है, इससे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कि आप कुशल जी, हमारे नमस्कार। शो में आए। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स हम स्टार टॉक में आपको लेकर आएंगे। इस प्रोग्राम से आपको हम आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ इंस्पायर होंगे, आप हुए होंगे और इस इंस्पिरेशन से आप अपने लिए एक रास्ता चुन सकेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलते हैं स्टार टॉक कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।